नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं हमने वो डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर श्रीलंका की तरह हम लोग, हमारा देश या हमारे राज्य भी अगर वो गलतियाँ दोहराते हैं या वो गलतियाँ करते हैं तो कहीं हमारा हाल भी श्रीलंका के हाल जैसा ना हो जाए। आप सबको शायद ही ये पता होगा कि श्रीलंका को 1948 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल गई थी, मतलब भारत के 1 साल बाद ही। लेकिन फिर भी श्रीलंका कभी राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं कर पाया उतनी जितनी भारत ने करी है। 1983 से लेकर के 2009 तक, एक्चुअली इसके पीछे का एक रीज़न ये माना जाता है कि 1983 से लेकर के 2009 तक वहाँ पे एक आतंकवादी संगठन था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE। उस वक्त पे वो श्रीलंकन तमिल के लिए एक अलग देश बनाने की डिमांड कर रहे थे, पर जब उनका सफाया कर दिया गया 2009 में, तो 2009 से लेकर के 2019 मतलब 10 साल तक का जो टाइम पीरियड था वो श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा था। श्रीलंका ने उस वक्त बहुत तरक्की की। उस वक्त पे 2019 में, मतलब आज से 3 साल पहले, श्रीलंका के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि उसे एक ऐसी सूची में रख दिया था जिसे आप कह सकते हो कि वो हाई मिडिल इनकम क्लास में आता है। उस वक्त अगर मैं बात करूं तो पश्चिम देशों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि इंडिया को, भारत को श्रीलंका से कुछ सीखना चाहिए। पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे सालाना एक व्यक्ति की जो आय थी वो ऑन एन एवरेज 2,90,000 के करीब थी, जबकि हिंदुस्तान की वो 1,70,000 के करीब थी उस वक्त 2019 में। तो अगर सोचा जाए तो 3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज श्रीलंका को दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है, आज श्रीलंका को भारत से बार बार पैसा मांगना पड़ रहा है। तो देखिए, हमको श्रीलंका की 2-3 गलतियां जो इस वक्त सभी सोच रहे हैं वो क्या रही होंगी। श्रीलंका ने देखिए क्या किया, वो बाहरी देशों से कर्ज मांगता गया। वो ये भूल गया कि उसे समय रहते ये कर्ज चुकाना भी पड़ेगा, और वो भी ब्याज के साथ। 2019 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त पे इनका जो कर्ज था वो सालाना कुछ 3 लाख के अराउंड था, 3,45,000 के करीब। और अब अगर मैं बात करूं तो वो कुछ 6 लाख के करीब हो चुका है, 6 लाख करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखिए, श्रीलंका ने कभी भी आत्मनिर्भर बनने की बात नहीं सोची। उसने ये नहीं सोचा कि हम आत्मनिर्भर बने, जो आप इंडिया में, भारत में आप बहुत वक्त से सुन रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत। दैट मीन्स श्रीलंका को आज हर एक चीज़ के लिए, उसे नमक से लेकर के एक छोटी सी सुई की भी अगर मैं बात करूं, उसे अधिकतर बाहर के देशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है हर चीज़ खरीदने के लिए। तो आत्मनिर्भर होना आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है, वो चाहे मैं एक देश की तरफ से बात करूं या मैं एज एन इंडिविजुअल अगर बात करूं। एक तीसरी बात और मैं ऐड यहाँ पे करना चाहूँगी कि श्रीलंका जब कर्ज लेता गया तो उसने इस कर्ज का इस्तेमाल औद्योगिकीकरण पे नहीं किया। उसने श्रीलंका के, मतलब अपनी कंट्री के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट करने का नहीं सोचा, उसने फैक्ट्रीज नहीं लगाई। तो ये सारी चीज़ों की वजह से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ कर्ज में डूबता गया। क्योंकि आप, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप एक परिवार हैं और आप अपना दाना पानी चलाने के लिए बाहर से अगर कर्ज ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, आप फिर से कर्ज ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। उससे बेटर है आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो कर्ज का उपयोग करें। क्योंकि अगर आप बाहर से कभी कर्ज उठाते हैं और आप उसमें से एक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर देते हैं तो वो पैसा भी आप समय रहते लौटा पाएंगे और आप अपनी तरक्की भी कर सकते हैं। देखिए, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, 2019 में इसे, जो इस वक्त अगर मैं पॉलिटिकल मुद्दा इस चीज़ को कहूँगी या मैं नॉर्मल एक लिमिन लैंग्वेज में भी बात करूँ, तो इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है मुफ्तखोरी की राजनीति। ये मुफ्तखोरी की राजनीति क्या है? 2019 में जब चुनाव हुए थे श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए, तो उस वक्त राजपक्षे परिवार ने एक बयान दे दिया कि अगर उनकी सरकार जीतती है, अगर उनकी सरकार बनती है, तो वो जो वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स है, जो वैट है, वस्तुओं पे लगाया जाता है, जो वैट है वो उसे 50% कम कर देंगे, 50%। अब देखिए, टैक्स किसे अच्छा लगता है? हम और आप तो चाहते हैं कि टैक्स को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए। तो हुआ भी यही, जब राजपक्षे परिवार सत्ता में आ गया, मतलब वो राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, तो उन्होंने 15% की जगह पे श्रीलंका में उस वैट को 8% कर दिया। जनता खुश, लोग खुश। लेकिन देखिए आज क्या हो चुका है। टैक्स जो है वो किसी भी देश के लिए एक उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वो आमदनी है,
जो सब में इक्वली डिवाइड किया जाता है। अगर आप मार्केट में एक टूथपेस्ट लेने जाते हैं, वो अमीर को भी 10 रुपये का मिल रहा है, वो गरीब को भी 10 रुपये का मिल रहा है, वो मिडिल क्लास वालों को भी 10 रुपये का मिल रहा है, लेकिन उसमें से जो टैक्स है वो इक्वली मतलब तीनों लोग उसमें शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चीज़ ही ख़त्म कर दी जाएगी तो मनी कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा, और हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। अब मैं आना चाहूँगी हिंदुस्तान पे, इंडिया में। इस वीडियो को पॉलिटिकल बिल्कुल भी ना लेके जाएं, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। देखिए, जो इस वक्त श्रीलंका में हाल है वो हमारे भारत के कुछ राज्यों का भी कर्ज की तरह से वही हाल है। श्रीलंका के बिल्कुल साथ लगता हुआ तमिलनाडु पे इस वक्त 6.6 लाख करोड़ का कर्ज है। मतलब जितना एक देश के ऊपर कर्ज है उतना हमारी एक राज्य के ऊपर कर्ज चल रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर आना चाहूँगी, वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो 5.6 लाख करोड़ का कर्ज है वहाँ पे। राजस्थान में 4.7 और समथिंग लाइक दैट, इतना लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब में लमसम अराउंड 3 लाख करोड़ का कर्ज है। तो मैं हाईलाइट यहाँ पे पंजाब को ही करना चाहूँगी क्योंकि रिसेंट अभी यहाँ पे सरकार बनी है, चुनाव हुए थे, और सबसे बड़ी बात है मैं खुद पंजाब में रहती हूँ, इसी वजह से मैं इसे हाईलाइट करना चाहूँगी। देखिए, पंजाब में 3 लाख करोड़ का कर्ज है अराउंड, और अभी जो चुनाव चल रहे थे, असेंबली पोल्स थे, तो उस वक्त पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले क्या बयान जारी किया था कि अगर उनकी पार्टी बनती है तो पंजाब में जितनी भी अडल्ट वुमेन हैं, 18 साल से ऊपर की जितनी भी औरतें हैं, उनके बैंक खातों में हर मंथ 1-1 हज़ार रुपया ऐड होगा जब तक उनकी सरकार रहेगी। तो अगर मैं डाटा बेसिस पे बात करूं तो पंजाब में जो वोटिंग के लिए एलिजिबल थी, अडल्ट आप बोल सकते हो क्योंकि 18 साल से ऊपर ही आप वोट दे सकते हैं, वो कुछ 1 करोड़ महिलाएं थी। तो अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन देखते हैं। वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं आपकी 1 करोड़ वुमेन, मल्टीप्लाई बाय हर मंथ उनको जाएगा 1,000 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, 1 साल में, तो 1 साल का ये पैसा बनता है 12,000 करोड़ रुपए। और जिस तरह से सरकार हमारे यहाँ पे 5 साल रहती है तो आपके पास ये पैसा बनता है 60,000 करोड़ रुपए। मतलब टोटल कर्ज जो पंजाब के ऊपर है वो है 3 लाख करोड़, और इस स्कीम से, इस योजना से जो पैसा गवर्नमेंट का जा रहा है वो है 60,000 करोड़, जो कि 3 लाख करोड़ का बनता है 1/5। तो 1/5, 5वां हिस्सा उस पूरे कर्ज का सिर्फ एक स्कीम लेके जा रही है। देखिए, मुफ्त की योजनाएं हर जनता को पसंद आती हैं, लेकिन मैं अगर सरकार की तरफ से ये बात करूं तो ये मुफ्त की योजनाओं से सरकार को कोई इनकम नहीं आता है। आप, अगर मैं एक नॉर्मल बोलती हूँ, हमारे देश में कभी भी जब कहीं पे कोई स्टैच्यू बनाया जाता है या कहीं पे कोई ऐसा प्लेस बनाया जाता है तो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं अपनी राय देने के लिए, इतना पैसा गरीबों में बांट दो, तुमने इतना लाख करोड़ इस स्टैच्यू के ऊपर लगा दिया। वो एक आम इंसान को नहीं समझ में आएगा, जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें जिसने पढ़ी नहीं है, जिसने सुना नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है। वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है। मैं श्रीलंका के ऊपर एक बार फिर से फोकस करना चाहूँगी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा पर्यटन से आता है, कपड़ा उद्योग से आता है और चाय से आता है। पर्यटन उद्योग की अगर मैं बात करूँ, जो टूरिज़्म वहाँ पे है, कोरोना से पहले 2018 में वहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म ही श्रीलंका को 44,000 करोड़ रुपए देके गया था, 44,000 करोड़। और कोविड के बाद 2021 में वो पैसा सिर्फ 2,000 करोड़ रह गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं डिफरेंस। एक कंट्री को 44,000 करोड़ रुपीस मिल रहा है एक साल में टूरिज्म की वजह से। तो जब भी आपके देश में कोई इस तरह की चीज़ बनाई जाती है तो आप उसे गवर्नमेंट का खर्च मत समझिए। वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, जिसका एक रेवेन्यू जो है वो वापस आता है सरकार के पास। लेकिन जब सरकार मुफ्त की योजनाएं चलाती है, लोग उससे बहुत खुश होते हैं, आम जनता बहुत खुश होती है। मैं भी हूँ कि अगर मेरे अकाउंट में हर मंथ 1,000 रुपया फालतू का आता रहे, ऐड होता रहे 1,000, लेकिन उसका रिटर्न गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं जा रहा है मेरी तरफ से। तो मेरा विचार यही है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं ना तो बीजेपी सपोर्टर हूँ, ना मैं आप सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। और जो मुझे लग रहा था इस वीडियो में मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं, आप इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये सिर्फ पंजाब में ही इस तरह की स्कीम्स नहीं है, और भी बहुत जगह पे हैं। बहुत, जितनी भी स्टेट्स मैंने आपको बताई, हमारी ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये जो मुफ्त की योजनाएँ हैं वो हैं। लेकिन मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो डिज़र्व करता है, जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसे दीजिए। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।